लगातार हम अपने तमाम रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं। चलिए एक बार फिर से खुर्रम का रुख करेंगे। खुर्रम, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं जो इसकी मुखालिफत कर रही हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये बिल जो है ये मुल्क को तकसीम करने के लिए लाया जा रहा है। और लगातार ये बात हम पार्लियामेंट के ऐवानों में भी देख रहे हैं कि दोनों जगह ये बात जो है वो सामने आ रही है। आपकी बहुत सारे लीडरों से बात हुई है, क्या कुछ कहना है? मैं तो समझता हूं कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म जाति का हो, अगर वो भारत के नागरिकता के लायक नहीं है तो उसे नहीं देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शरण मांगता है, अगर उसको कहीं पीड़ा है, दुख है, परेशानी है और भारत के कानून से वो सहमत होता है और संविधान में अपनी आस्था प्रकट करता है, तो उस व्यक्ति के साथ भेदभाव धर्म के आधार पर ना हो, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पार्लियामेंट में रहा है। लोकसभा में ये बिल पास जरूर हुआ है, लेकिन दिस इज मेजॉरिटी वर्सेस मोरालिटी। और चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन संघ हो, दुनिया के लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर रिपब्लिक है, समान नागरिकता यहाँ पर है, सब लोगों को बराबर का मान सम्मान हमारे संविधान में दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उस पर एक प्रहार है और ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे राजनीति हो सकती है। आज जब प्याज के दाम 150-200 रुपये किलो हो गए, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार बिल्कुल बंद हो गए, कारखाने ठप पड़े हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उस पर चर्चा करने के बजाय, उसके समाधान निकालने के बजाय इस प्रकार के विधेयक और कानून बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का ध्यान भटके, जनता इनमें उलझी रहे और जो रोजमर्रा की दिक्कत समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढने की तरफ कोई सरकार की कार्रवाई हो नहीं रही है। आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सब लोगों ने धरना दिया है और बहुत कम समय में इतने सारे लोग यहाँ पर आए। इस बात को दिखलाता है कि जो मूल भावना इस विधेयक को लाने की है, उस भावना के विरोध में। जी खुर्रम, तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इसकी मुखालिफत कर रही है। सचिन पायलट को भी हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो लाई जा रही हैं। देखिए हिना, मैं अभी आपको एक अपडेट दे दूं। इस वक्त मैं विजय चौक पर हूं, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है और हमने देखा था जब ये बिल पेश हुआ था लोकसभा में, उस वक्त यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है करीब के उनको सबको बंद कर दिया गया था। अभी पार्लियामेंट का जो मेन गेट है जहाँ से सब लोग इंटर करते हैं, वहाँ से हंगामे की और नारेबाजी का यहाँ तक शोर आ रहा है और यहाँ से जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो सिर्फ उस तरफ गए हैं और यहीं करीब से जो यहाँ पर पुलिस वैन होती है वो भी यहाँ से मूव करके चली गई है, जो पुलिस बस होती है वो भी मूव करके चली गई है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको उसमें यहाँ से लेकर चला जाया जाता है। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो जो पार्लियामेंट का मेन गेट है वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट करने वाले वहाँ पर पहुँच गए हैं, नारेबाजी हो रही है। सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी यहाँ से चले गए हैं, वो सब के सब वहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा अगर वो कुछ दिखा पाएं तो वो दिखाने की कोशिश करें। हमारे जो दूसरे कैमरामैन थे वो भी वहाँ पर गए हैं और तस्वीरों के जरिए तो हम देख ही रहे हैं। और पी चिदम्बरम इस वक्त क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। In fact, not all of us should be lawyers. We should be from every walk of life. And from every walk of life, we must bring our collective wisdom and common sense to say, is this constitutional or not? What are we doing in this house? What we did in the other house and what we are doing in this house is abdicate our primary responsibility in favor of another of the three entities and organs of the Constitution. What we are doing, you are pushing the issue to the lap of the judges. You think it will stop here? It will not stop here. It will eventually go to the judges. And the judges are respectable people, but they're unelected judges. Unelected judges and unelected lawyers will ultimately decide whether what we do is constitutional or not. This is a slap on the face of Parliament. Parliamentarians are being asked to do something unconstitutional, and then the baby is passed on to the judiciary, and in the judiciary, lawyers and judges will decide what you have done is constitutional or not. Knowing this is unconstitutional, I'm afraid this government is ramming through this bill in order to advance its Hindutva agenda. This is a sad day. Thankfully, they're not amending the Constitution. They're only making a law. And I'm absolutely confident and absolutely clear in my mind, this law will be struck down. Sir, I have a few questions. And I want to know who in the government found answers to these questions.
If the Law Department has advised answers to these questions, please ask the Honorable Home Minister to lay the opinion of the Law Ministry on the table of the House. If it is the Home Ministry itself, in its wisdom, found the answers to the question, let us see the final note placed by the Secretary before the Home Minister. If it is the Attorney General who has been consulted, the Constitution has a provision to invite the Attorney General. Please call the Attorney General to this House. We'll ask him these questions. But somebody has to take responsibility for the answers to these questions. These questions are well known. Let me read it very rapidly. 1. How do you group 3 countries, Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, and leave out the other neighbors? 2. How do you identify only 6 religious groups, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian, and leave out others like Ahmadiyas, Hazaras, Rohingyas? 3. Abrahamic religions are 3. Christianity, Judaism and Islam. Why have you included Christianity and left the other 2? 4. Why have you excluded Sri Lankan Hindus and Bhutanese Christians? Look at the exclusionary, inclusionary hyphenation. Sri Lanka is excluded, Hindus are included. Bhutan is excluded, Christians are included. When you hyphenate the effectives, Sri Lankan Hindus are excluded, Bhutanese Christians are excluded. This exclusionary, inclusionary hyphenation is beyond common sense and logic. 5. Why only religious persecution? Are people not persecuted for political reasons? Are people not persecuted on linguistic grounds? Are people not persecuted by unleashing internal wars against them? Why only religious persecution? Why not every kind of persecution? 6. Does or does not Article 14 of the does not the bill violate the 3 fundamental elements of Article 14 of the Constitution? First, equality before law. Unequals cannot be treated as equals. 2, unreasonable classification or irrational classification. And then there's a third element which most people forget. Judge-made laws added a third element. Even if unequals are not treated as equal or equals are treated unequally, even if the classification is reasonable, it can be struck down on the ground it's arbitrary. Arbitrariness writ large on the face of this bill. Now I want to know who gave answers to these questions. Please let us have the answers. Why are parliamentarians being told, you will not give answers to these questions, go to the court and find answers? Let us have answers to the question. Let somebody take responsibility for the answers and say, yes, the Attorney General of India has answered these questions and said, these are our answers and therefore this bill is valid. I dare the government to lay the opinion of the Law Department. I dare the government to invite the Attorney General to this House to answer our questions. So what we are doing today is wrecking the Constitution from within. A small part of the Constitution is sought to be wrecked and demolished by this insidious bill. Fortunately, we have 3 organs of the state. The executive is complicit. The legislature is being invited to collaborate. Hopefully, the judiciary will strike it down and we will save India and the idea of India. Thank you. Sri KJ Alphonse, 5 minutes. So I strongly support this bill. So for thousands of years, India has given the most profound philosophy to the world which says, Vasudeva Kudumbakam. We gave refuge to people from all over the world who were persecuted. India was the place. When after the crucifixion of Christ, Christians were persecuted, one of the disciples of Christ came to Kerala and set up the Syrian church. So, who allowed them to thrive? It's a Hindu community of India. Today, the Syrian Christians in Kerala are the most prosperous community. Why? Because India has allowed us to thrive here.
This is the history of India. It's been a compassionate country. Your Honorable Mr. Chidambaram raised about the constitutional validity of this. So, the crux of the Constitution, all the rights we talk about, ultimately it's all about compassion. It's about a compassionate society. How we are able to look after the marginalized people, the deprived people, the oppressed people, and that is exactly what this bill is trying to propose to do. This is what we are trying to do. तो नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह से पी चिदम्बरम ने हुकूमत से इस बिल के ताल्लुक से कई सवाल पूछे हैं। मजहब का उन्होंने यहाँ पर ख़ास तौर पर जिक्र किया और चिदम्बरम ने अटॉर्नी जनरल तक को हाउस में बुलाने की बात कही है। लगातार राज्यसभा की कार्रवाई पर हमारी नज़र है और इस सब के बीच एक और अहम खबर आई दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ पर समाजी कारकुन तहसीन पूनेवाला ने शहरियत तरमीमी बिल की कॉपी को नजर आतिश कर दिया। तहसीन पूनेवाला का कहना है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर तहसीन पूनावाला बिल को जलाने पहुंचे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है और ये लगातार आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है। और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पुलिस उनको नहीं रोक सकती, वो इस बिल के खिलाफ हैं क्योंकि इस बिल से मुसलमानों को अलग किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था का सवाल है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो इस बिल को जरूर जलाएंगे और ये बिल जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं, तो ये सारी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं और ये लगातार जो है इस बिल की कॉपी को जलाया जा रहा है। ये बिल की कॉपी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। आज ये बिल राज्यसभा में डिस्कस हो रहा है, लोकसभा से ये पहले ही पास हो चुका है, तो ये बिल जलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये वो तमाम तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से सीएबी के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। तो ये सीएबी को वापस लेने के लिए लगातार नारेबाजी हो रही है और सीएबी की कॉपी जो है जलाई जा रही है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है उनका, लेकिन अभी तक जो पूरा घटनाक्रम है वो यही है कि ये सीएबी की कॉपी जो है वो जंतर मंतर पर जलाई गई है, पुलिस के रोकने के बावजूद जलाई गई है। तहसीन पूनावाला सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट, उन्होंने ये पूरी कॉपी जलाई है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तहसीन पूनावाला ने जंतर मंतर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कॉपी जलाई है। तहसीन पूनावाला जी हमारे साथ हैं। तहसीन भाई, क्यों जलाया आपने, क्यों जलाना पड़ा इसको? ये बिल यहाँ पर तो शुरू हुआ है जलाने का और नरेंद्र मोदी जी की जो पुलिस फोर्स है आके डर गई है, लेकिन सारे देश में जलाएंगे, खड़े होकर जलाएंगे। ये कानून नहीं बनेगा और ये कानून बनेगा, इसका विरोध हम कानूनी तौर से भी करेंगे और हम इसका विरोध सड़क पे उतरते भी करेंगे। आप इसको एनआरसी से क्यों जोड़ रहे हैं? अमित शाह जोड़ रहे हैं। अमित शाह ने ये कहा है वेस्ट बंगाल के अंदर पहला सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होगा, उसके बाद एनआरसी पास करते जितने भी दीमक है यानी कि मुसलमान, उनको देश से बाहर निकालिए। सवाल मुसलमानों का नहीं है, सवाल ये है कि वो क्यों इस तरह की बातें करे। वो इस तरह की बातें इसलिए करे क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, राज्यों को उनका जीएसटी का अधिकार नहीं मिला, 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात अब हो नहीं रही है, एक प्याज के दाम 140 के ऊपर हो गए। इनको इकॉनमी पर डिबेट नहीं चाहिए, इनको हिंदू मुसलमान कराना है। हिंदू मुसलमान करेंगे, कश्मीर आज 120 दिन से बंद है, नॉर्थ ईस्ट बंद है, आपके पास निवेश कहां से आएगा देश में? जितना करेंगे उतना निवेश नहीं आएगा देश में। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं। आज ये बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आ रहा है, ये बिल राज्यसभा में आएगा। उम्मीद करता हूँ राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होगा, पारित नहीं होगा और ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। अगर राज्यसभा पास होता है, कोर्ट तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन सड़क पर भी लोग उतरेंगे और इस बिल को हम सबमिट करेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह, इन्हें जो करना है करे, इनको हम सबमिट नहीं करेंगे। जितनी इनकी गुंडा पुलिस फोर्स है ये उनको लगाए। हम ना अमित शाह के गुंडे पुलिस से डरते, ना पुलिस के डंडे से डरते, ना उनकी बंदूक से डरते, ना उनकी जेल से डरते। अमित शाह जी से हम नहीं डरते हैं। तो ये तहसीन पूनावाला जिन्होंने साफ कर दिया है अगर ये बिल राज्यसभा से पास भी हो गया तो वो इसको कोर्ट जाकर के चैलेंज करेंगे। बहरहाल वो इस बिल की कॉपी जला रहे हैं और पूरे मुल्क में जलाने का उन्होंने ऐलान किया है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। कर्नाटक की दारुलहुकूमत बेंगलुरु में भी आज मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, मुतनाज़ बिल के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार किया।
उलमाए कराम ने शहरियत तरमीमी बिल में मुसलमानों को शामिल न किए जाने के मरकज़ी हुकूमत के इक़दाम को दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी करार दिया। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा मुहास के तहत हुए इस एहतजाज में जमीयतुल उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल, जमीयत अहले कुरैश और दीगर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाजियों ने इस मौके पर कहा कि मुल्क का आइन मजहब की बुनियाद पर कभी तफरीक की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मोदी हुकूमत अपने इक़्तिदार के फ़ायदे के लिए लोगों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम कर रही है। ये सिर्फ जो है एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये मुल्क को जो है तबाही की तरफ ले जाने वाला बिल है। यहाँ जो है किसी ख़ास कम्युनिटी का कोई मसला नहीं है, बल्कि इस कानून के ज़रिए जो है मुल्क को तबाही की तरफ और हलाकत की तरफ ले जाने की एक कोशिश है। तो मुल्क की तमाम कम्युनिटियाँ मिल कर के इसकी मुखालफत करनी है, इसलिए भी करनी है कि ये दस्तूर के ख़िलाफ़। अमित शाह जी पूरी ताकत के साथ हमारे मुल्क में मजहबी दुश्मनी फैलाकर और अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि इसके नताइज किस तरह के आने वाले हैं। मुसलमान एक सब्र की हद तक सब्र करता है और उसके जहनों में कुरान मुक़द्दस की वो आयत है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, के सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लेकिन इस सब्र का पैमाना अगर लबरेज हो गया तो फिर हिंदुस्तान को जो मुसलमान अमन व सुकून चाहता है, मुसलमान हिंदुस्तान में अमन व सलामती चाहता है, अगर इसी तरीके से एक के बाद एक अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिल पास होते रहे तो ये सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। हर बात है कि पूरे मुल्क भर में जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन ये बात भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मुसलमान इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग जो अमन व सुकून चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में किसी तरह का फ़र्क को वो पसंद नहीं करते हैं। ज़ाहिर बात है कि सब लोग उस बिल के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क के अंदर खड़े हो जाएंगे। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होना चाहिए। पहली बार वो ये चाह रहे हैं कि मज़हब की बुनियाद पर ये शहरियत तय करेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुखालिफ में के ख़िलाफ़ नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप NRC आएगी तो उस वक्त मैं और एक मेरा हिंदू भाई दो रहेंगे और मुझसे ये कहा जाए कि तुम्हारी शहरियत का सबूत दो, शहरियत साबित करो। हालांकि मेरा हिंदू भाई जो भी नॉन मुस्लिम है उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये बिल हमारे ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और यह सिर्फ आगे का ये पहला कदम है दस्तूर के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम अनारकी की तरफ बढ़ रहे हैं, लाक़ानूनियत की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट में जो लोग जिन्हें कानून बनाना चाहिए वही हमें कानून के ख़िलाफ़ काम करने पर उकसा रहे हैं। चोरों की तरह जो आधी रात को जो है अमेंडमेंट पास करके अपने आप को जो है बहुत बहादुर समझकर ये समझ रहे हैं, हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं और ये इस तरह की जो भी चीज़ करेंगे इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और ना कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोग के लिए, जितने भी लोगों के इसमें जो है ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जितने भी लोगों के लिए ये लोग जो है इस तरह के काम कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ जो है हम तमाम एक आवाज़ होकर उठेंगे और इसके ख़िलाफ़ जितना एहतजाज कर सकते हैं उतना पूरा एहतजाज हम करने के लिए तैयार हैं। And only for one singular community, it's not fair, and we have to stand up and fight against injustice. Not only the community which is being oppressed, also the majority community. They have to open their eyes and they have to see what's happening, what is the injustice the government is doing. So you keep voting for the same government again and again, we can expect nothing but such amendments and bills where you have nothing but injustice. So शहरियत तरमीमी बिल पर लगातार बहस जारी है, इस पर लगातार रद्द-ए-अमल भी हमारे सामने आ रहे हैं। हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई